नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ऑटिज्म से आज़ादी पुस्तक के विमोचन के मौके पर आजकल मेडिकल इंडस्ट्रीज में चल रही धांधली को लेकर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने मरीजों को कैसे उनकी बीमारी को लेकर डरा धमकाकर लूटा जा रहा है। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने कैसे उनकी पोल पट्टी खोली, जरा आप भी देख लीजिए। तो यहाँ आज की जो कार्यक्रम का जो पार्ट्स है वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम ये समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बीमार रहना बड़ा मुश्किल है और ठीक होना बड़ा आसान, ठीक रहना बड़ा आसान है। वो इसलिए क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा बीमार रहने के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयाँ खानी है, डायग्नोस्टिक करना है, इसी चक्कर में फंसे रहना है और हम अपने लाइफस्टाइल को कुछ इस प्रकार रखना है डॉक्टर के कहने से, जिससे हम बीमार ही बने रहें। डॉक्टर के कहने से ये बात समझनी पड़ेगी। उनकी पढ़ाई लिखाई कुछ इस तरह की है कि वही चीज़ बोलेंगे जिससे ये इंश्योर हो कि हम बीमार रहें। जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को बोलेंगे फल मत खाना, मीठे फल मत खाना। किडनी के पेशेंट को बोल देंगे नारियल पानी मत पी लेना, टमाटर मत खा लेना, पालक मत खा लेना। आप गौर करेंगे जिन जिन चीज़ों से जो बीमारियां ठीक होती हैं वो संभव उन्हीं चीज़ों को परहेज करने के लिए स्ट्रिक्टली वो डॉक्टर बोल देता है। मान लीजिए एक शहर है, उस शहर में चोरी हो जाती है और चोरी हो जाने के बाद कैसे पता चलेगा चोर कौन है? तो ऊपर से जो हेड ऑफिस है पुलिस का, वहाँ से गाइडलाइन आता है कि जब भी चोरी हो जाए, गाइडलाइन आ गया कि चोरी हो जाए, ये फोटो आपको दिया, जाके देखो जो जो ऐसे मूछे वाले हैं उन सबको पकड़ के ले आओ, उन सबको क्वारंटाइन करो। जैसे ही होगा तो ढूंढना है किसने चोरी की है, और ढूंढने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है कि इस साल का डायग्नोस्टिक टेस्ट कि मूछे वाला हो, लंबी मूछे होनी चाहिए, इस तरह का आकार का होना चाहिए, वही होना हो चोर होगा। और उस शहर में जितने सारे मूछे वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है ना, 21 दिन का क्वारंटाइन। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद वो जो चोर था वो शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया और ठीक हो भी जाएगा। आगे मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हर साल WHO से गाइडलाइन आता है कि इस साल हम एक टेस्ट करेंगे, उसे डेंगू बोल देंगे, अगले साल निपा, अगले साल कोरोना। ठीक उसी तरह जिस तरह से हेड ऑफिस से हर साल एक फोटो आ जाएगा, इस साल चोरी होती है आपके शहर में, तो इस तरह के लोगों को पकड़ लेना जिनकी मुझे लगभग ऐसी हों, फिर उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रख देना। क्या होगा क्वारंटाइन में रखने के बाद? ठीक हो जाएंगे। अब जरा सोचिए अगर 21 दिन में इनमें से किसी को भी क्वारंटाइन में रख दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया तो होगा क्या? 21 दिन बाद जब इनसे मिलेंगे इन सबकी शक्लें एक जैसी हो जाएंगी। हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी एक जैसी? ना तो वो शेव कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो अब एक जैसे लग रहे हैं, वो ठीक हो गए। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी कभी दुनिया में ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुए, ऑब्जर्वेशन स्टडी बिटवीन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन एंड अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, दो तरह के पॉपुलेशन होंगे ना। वैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको बचपन के सारे वैक्सीन लग गए, और अनवैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगा। अब इन दोनों की जिंदगी को अगले 20 साल तक नोटिस किया, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन स्टडी। और जब भी इस तरह के स्टडी हुए, वो स्टडी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखा गया, ये इस स्टडी के अनुसार कि जो वैक्सीनेटेड स्टडी बच्चे हैं उनमें 5 गुना ज्यादा बीमारियां होती हैं अनवैक्सीनेटेड बच्चों से ज्यादा, 5 गुना, 5 टाइम दे आर मोर सिक। और ऐसा एक स्टडी नहीं है, ऐसे हजारों स्टडी हैं। और ये देखा गया कि वैक्सीनेटेड बच्चों में डिप्थेरिया, टिटनेस, वूपिंग कफ वो दोगुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। और इसी तरह का ये आप देखेंगे न्यूजीलैंड स्टडी, जिसमें वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड बच्चों पे लॉन्ग टर्म स्टडी किया गया कई साल तक। तो ये देखा गया चाहे वो अस्थमा हो, एक्जिमा हो, ईयर इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल हो, अचानक मौत हो जाना हो, हाइपर एक्टिविटी हो, ये वैक्सीनेटेड बच्चों में कई गुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन बच्चों ने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाया। ये वैक्सीन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी जड़ ही ये है, सारा कारण ही ये है। और इसी तरह के स्टडीज हैं। ये स्टडी है यूएसए का स्टडी है, जनरल पॉपुलेशन वर्सेस जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। जनरल पॉपुलेशन मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कोई ना कोई वैक्सीन लगाई है या सारी लगाई है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। ये आंकड़े अगर ध्यान से देखेंगे तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि वैक्सीनेटेड बच्चों में अस्थमा होता है ज्यादा, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में अस्थमा नाम की चीज ही नहीं होती है।
ठीक उसी तरह से बाकी सारी बीमारियां स्क्रीन पे लिखी आ ही रही हैं। ADHD कई गुना ज्यादा होता है, 10-15 गुना ज्यादा होता है वैक्सीनेटेड बच्चों में, यानी कि 1500% इन कंपैरिजन टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। तो इस तरह से अगर मैं स्टडी पे स्टडी दिखाता जाऊं तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, 1-2 घंटे चाहिए। लेकिन एक स्टडी दिखाऊंगा, ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो स्टडी है, जो अभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं hsgac.cnet.gov में जाके, वो दिखा रहा हूं कि गवर्नमेंट की अपनी स्टडी जो अभी भी अपलोडेड है कि वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड। जिन बच्चों को वैक्सीन मिला उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन होता है, जिनमें वैक्सीन नहीं लेते उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन शून्य, होता ही नहीं कभी। ठीक इसी तरह से जो बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं उन्हीं में डायबिटीज टाइप 1 होता है, जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी जाती उनमें डायबिटीज होती ही नहीं कभी। मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो होगा ही नहीं कभी, राइट। और ऐसे ही ADHD जिसके जो आज का टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होता है। दुनिया में जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ADHD हो या जिसको ऑटिज्म हो, राइट। वो बहुत रेयर है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड बच्चों में कभी नहीं होती। या फिर टिक्स का मतलब होता है कि अनवॉलंटरीली कुछ ना कुछ बॉडी में एक्शन। कई लोग होते हैं ना अनजाने में पल के ऐसे करते रहते, कुछ लोग करते रहते, कुछ लोग कोई ना कोई बात बोलते रहते हैं, रिपीटेडली टिक्स बोलते हैं। वो सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होती है। साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड में शून्य, होती ही नहीं है। तो जितनी स्टडी आप देखेंगे इसी तरह से और खूब सारी स्टडीज हैं, राइट। ये जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनकी मृत्यु सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी काफी कम होती रहती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी वैक्सीन लगाई ही नहीं। तो ये स्टडीज हैं और इस तरह से लिस्ट बहुत ज्यादा है। और अगर सारे स्टडी आपको देखने हैं पूरे एविडेंस के साथ, तो आज जो किताब हम रिलीज करेंगे दैट इज क्योर ऑटिज्म नाउ, उसके पहले मॉड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जिनको लगता है कि वैक्सीन से तो हमारी बीमारियां कम हो गई, पोलियो नहीं है, कई सारी और बीमारियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ऐसा दिमाग में आता है ना, तो ध्यान से देखेंगे आंकड़े। फॉर एग्जाम्पल ये मीजल्स का आंकड़ा है। एक टाइम था 1900, मीजल्स का आंकड़ा यूएसए का 1900 से लेके अभी तक का, कि मीजल्स काफी ज्यादा तेजी से फैलता था, लेकिन मीजल्स धीरे धीरे फैलना कम हो गया, मीजल्स से मृत्यु कम हो गई, और जब फाइनली बहुत कम हो गया, ये वो टाइम था जब मीजल्स का वैक्सीन आया था। जब मीजल्स दुनिया से जाने लगी थी तब वैक्सीन आया, और अब ये लगता है कि एक बीमारी कम है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। चाहे हम यूएस का आंकड़ा देखें, चाहे हम यूके का, इंग्लैंड का आंकड़ा देखें, वैक्सीन कब आया? वैक्सीन केम एट दिस टाइम जब ये बीमारी दुनिया से जा चुकी थी। ये बीमारी दुनिया से गई कैसे फिर, अगर वैक्सीन ने ये कमाल नहीं किया तो? जब सैनिटेशन अच्छा होने लगा, साफ पानी मिलने लगा, भरपूर ठीक से खाना मिलने लगा, तो लोगों की हेल्थ ठीक होने लगी। वो टाइम था 1910 का या 20 का, जब माल न्यूट्रिशन ज्यादा होता था दुनिया में, या फिर पानी की जो क्वालिटी होती थी, हाइजीन होता था, वो बहुत खराब होता था, या फिर गंदगी ज्यादा होती थी। जैसे जैसे वो ठीक होता चला गया, दुनिया से कुछ तरह की बीमारियां गायब होने लगी। इंटरेस्टिंगली उसी के बीच में वैक्सीन को घुसा दिया और सारा श्रेय वैक्सीन पे डाल दिया गया। और ये सब एक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे और भी बीमारियां। तो मैंने तो ऐलान किया था, मेरी जो किताब थी कोविड-19 वैक्सीन एंड द वायरस, कि अगर कोई एक सबूत दिखा देगा तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। लेकिन उस ऐलान को मैं बढ़ा के 10 लाख कर देता हूँ। 9 लाख रुपए आचार्य मनीष देने वाले हैं, ठीक है ना, तो टोटल 10 लाख हो गया। तो 10 लाख कर देता हूँ कि एक भी सबूत आप ले आओ जिसमें यह साबित होता हो कि वैक्सीन देने से किसी भी रूप में किसी को भी कोई फायदा होता हो, राइट। तो अब हमारा मुख्य सवाल यह था कि बच्चों में इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है, इसको समझने की फिर हमें यह समझना होगा हम क्या करें कि वो ठीक हो जाए, ऑटिज्म ठीक हो जाए, ADHD ठीक हो जाए, सेरेब्रल पाल्सी ठीक हो जाए, रियल मायने में ठीक हो जाए, वो मेन स्ट्रीम में लोग बच्चे आ जाए, नॉर्मल स्कूल में जाने लगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, खुद ही अपने कपड़े पहन पाए, माँ को माँ बोल पाए, बाबा बोल पाए, गाना गा पाए, डांस कर पाए,
क्या ये हो सकता है? ये हो सकता नहीं, ये हो गया है। और आज हम ऐसे कुछ बच्चों को पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हालत यहाँ तक पहुंची कैसे। सन 2000 का ये अब देखेंगे आंकड़ा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। यूएस में उस वक्त हर बच्चे को अनिवार्य रूप से 21 वैक्सीन लगते थे बचपन में, और तब वहां का ऑटिज्म था, हर 150 में से एक बच्चे को ऑटिज्म था। आज की तारीख में यूएस में कम से कम 40 वैक्सीन लगते हैं, मैक्सिमम 70 वैक्सीन लगते हैं एक बच्चे को 10 साल के अंदर अंदर। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों में बढ़ते गए, उसी रफ्तार से ऑटिज्म का स्टैटिस्टिक्स भी बढ़ता गया। आज की तारीख में हर 31 बच्चे में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। लड़कों की बात करें तो हर 12 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है यूएस में। यानी कि यूएस में सड़क में जाते हुए 12 बच्चे मिलेंगे तो 12 में से रैंडमली एक बच्चा ऑटिज्म का मिल जाएगा। कितनी भयंकर बात है। इसका कंपैरिजन भारत के आंकड़े से करें तो भारत में 12 वैक्सीन लगते थे सन 2000 में एक बच्चे को 10 साल की उम्र तक। तो तब 2000 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हुआ करता था, 2000 में से एक बच्चा। आज की तारीख में हर बच्चे को 23 वैक्सीन कम से कम लगते हैं। तो आज की तारीख में हमारे देश में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। तो ठीक इसी तरह से एडीएचडी का आंकड़े भी आपके आंखों के सामने है, एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट बन जाए। इस मौके पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने CAN यानी कैन प्रोटोकॉल की भी जानकारी दी और ऑटिज्म से प्रभावित 10 बच्चों ने अपने माता पिता के साथ जानकारी साझा की। नहीं आ रहा, लेकिन जो भी मेरे से हो सकता है बता सकती हूँ। वेदांशी जैसे ही मॉर्निंग में उठती थी, मैं मुझे 6 बजे उठाती थी स्कूल के लिए, और उठाते ही बिस्तर से वेदांशी को 30 छींके, मैक्सिमम 30 छींके आ जाती थी। जैसे कि हम लोगों को कभी कब कोल्ड होता है, 5-6 छींके आ जाती हैं तो हम बिल्कुल ऐसा शरीर बिल्कुल लेस हो जाता है। लेकिन वेदांशी मॉर्निंग में ही 25 से 30 छींके आती थी और कंटिन्यू आती थी। जैसे मंजन ब्रश, ये इस दौरान पूरी आधा घंटे में 30 छींके हो जाते थे और बच्चे को इतना नाक से पानी निकलता था। ये स्टार्टिंग से ही था, दूसरे साल से हमें कुछ समझ में नहीं आता था। हम जाते थे हॉस्पिटल को, वहाँ पे जो भी हमें टीके बताते थे वो हम लगवाते थे, जो भी खिलाने को बोलते वैसा सब करते थे, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। हम 15 दिन में ठीक कर पाते थे, 2-3 दिन के लिए दवा छोड़ पाते थे, और 5वें दिन ही लगभग फिर वही जर्नी स्टार्ट हो जाती। तब तो मुझे ADHD ऐसा कुछ पता भी नहीं था। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत टाइम बीत गया। स्कूल में सेकेंड स्टैंडर्ड में पहुंच गई वेदांशी, और वहां से हर चीज़ से भागने लगी। पढ़ाई को तो दूर, गैदरिंग, किसी प्ले ग्रुप में, हर चीज़ से हटना और एक अकेली बेंच में बैठना, बच्चे के बिहेवियर को डिस्टर्ब करना, बहुत ही उसकी भी लाइफ सुबह से लेके हाई बहुत ही डिस्टर्ब रहना। हमको, टीचर को, पेरेंट्स को, सोसाइटी के सभी लोग हटा देते थे अपने बच्चों को कि वेदांशी जहाँ खेलेगी उसके पेरेंट्स अपने बच्चों को हटा के बोलते थे वेदांशी के साथ मत खेलो, तुम्हारा बिहेवियर गंदा हो जाएगा। और वो इतना हेल्थ इशू था कि उसके शरीर के सभी पार्ट की दवाइयाँ चलती थी। ऐसा कोई उसका पार्ट नहीं है जहाँ पे दवाइयाँ नहीं चलती थी। नाक, कान, गले, पूरी रात में इतना इन्फेक्शन होता था कि गले में वो ऐसे कबूतर जैसे बोलने की आवाज़ निकलती रहती थी। और हम लोग हर चीज़ का दवा करते थे, लेकिन जितने देर के लिए दवा करते बस उतनी देर के लिए सब कुछ होता। और फिर से 1-2 घंटे के लिए किसी प्रोग्राम में जाना तो संग में दवाइयाँ ले जाना। सर्दी एक बिल्कुल ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम जैसी थी, लेकिन हमारे घर में किसी को ऐसे सर्दी की प्रॉब्लम नहीं थी। इस बच्चे ने फेस की। और सर्दी सबसे बड़ा इशू था। ADHD हमें बाद में पता चला था, सेकेंड स्टैंडर्ड में स्कूल में काउंसलिंग हुए और वहाँ से हमें KIMS हॉस्पिटल पुणे से पता चला कि बच्चा ADHD है, इसलिए 2 मिनट से भी ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाता है। लाख कोशिश करते थे पढ़ाने लिखाने बच्चे को, हर मैंने सपोर्ट किया। मैं हाउसवाइफ हूँ, कोई बिजनेस या जॉब वाली नहीं हूँ। बच्चे को बिल्कुल 100 में 100 शुरू से दिया था, लेकिन हर तरह से हारी हुई थी। अब ऐसा लगता था या भगवान सुबह उठती थी और बोलती थी कि बाबा परमात्मा या वेदांशी के लिए कोई आसान रास्ता निकालो या फिर मेरी लाइफ को ख़त्म करो, क्योंकि हर जगह से हम हारते थे। लेकिन
जैसे एक दिन फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे सर बता रहे थे कि नीम की पत्तियाँ खिलाओ। फिर 2-3 दिन मैंने रिपीट किया उसी वीडियो को डाला तो फिर और वीडियो आने लगे। फिर मैंने चालू कर दिया 28 अक्टूबर से। उसके 15 दिन के बाद मैंने सभी प्रोटोकॉल को 100 देने की कोशिश की, बट किसी दिन कुछ फैमिली इशूज हो जाते थे तो डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की, प्रोटोकॉल को फॉलो किया और आज ये रिकॉर्ड के साथ साबित कर रही हूँ कि वेदांशी की 10 साल, हाँ 1 साल तो पहले नहीं हुआ था, लेकिन जैसे सेकेंड साल में वेदांशी ने अपना शुरू किया जर्नी, उस टाइम से आज तक का 10 साल पूरा कंप्लीट हो गया। वेदांशी का हम कभी भी सर्दी ठीक ही नहीं कर पाए, जो अदर इशूज थे वो थे, लेकिन 20 दिन में मैंने नीम थेरेपी से और कुछ जो भी जरूरी थेरेपी थी, सिर्फ 20 दिन में पूरी 10 साल की सर्दी को अच्छे से क्योर किया। और जितनी भी उसकी फिजिकल प्रॉब्लम थी, छींके आना, गले में अंदर प्राइवेट पार्ट, सब चीज़ों को उसने क्योर कर लिया है। और अभी इतना सोशलिंग हो गई है कि सब बच्चों से बोलती है, अपना ग्रुप बनाती है, अपने न्यू गेम्स डेवलप करती है। अभी पिछले साल उसके चाचू की शादी थी, पूरे ऑडियो वीडियो में कहीं भी उसकी एक फ़ोटो नहीं दिखी, हर समय पीछे बैक होना। आज पूरे ग्रुप में अपने वीडियो डालती है और स्कूल में बता के आई जब एप्लीकेशन की मैं दिल्ली जा रही हूँ परफॉर्मेंस के लिए, तो अपने क्लास में जो यहाँ करना था वहाँ पे करके आई है। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। ये टीम, कैन प्रोटोकॉल टीम, नमिता मैम, प्रतीक्षा मैम, डॉक्टर BRC सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने मुझे परमात्मा की इतनी शक्तियाँ दी। मैं बयान शब्दों में इस टाइम तो नहीं कर पा रही हूँ, माइंडली तो बहुत कुछ चलता है बोलने को, लेकिन बोल नहीं पाऊंगी इस टाइम। लेकिन बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि ये सब जन बहुत खुश रहें, जैसे कि हमारे जीवन को शांति मिली और आज हमारी जीवन जीने की जर्नी ही बदल गई है। और हम आई एम सो हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब आगे की जर्नी को वेदांशी को मैं बहुत आसानी से जिला लूँगी और प्योर तरीके से क्योर कर लूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आर्य समाज BMVK ऑडिटोरियम, मिस्टर अरुण बहल सेक्रेटरी BMVK और हमारी टीम से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।